कल 75वां आजादी का दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। भाषण तो वैसे वो पिछले 2014 से दे रहे हैं, लगातार 9वीं बार दे रहे हैं, लेकिन कल जब मैं भाषण उनका सुन रहा था तो भाषण सुनते दौरान मुझे कुछ बिंदु याद आए। वो ये कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि 100 दिन के अंदर विदेशों से काला धन वापस आएगा, और उनके लोगों ने ये बताया था कि 15 लाख रुपए हर खाते में आए। वो सपना जनता को दिखाया गया, जनता से वोट लिया गया, लेकिन वो काला धन आज तक नहीं आया, न 15 लाख रुपए जनता के अकाउंट में। फिर 2016-17 का मुझे याद आया, जब नोटबंदी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच पर आके कहा कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, 50 दिन के अंदर स्थितियां सुधर जाएगी और जितना भी काला धन है वो वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा, वाइट हो जाएगा। क्या क्या उन्होंने बोला था वो भी आज तक। उसके उल्टा ये हुआ कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों कंपनियां, छोटी कंपनियां, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो और भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो। फिर उन्होंने 2016-17 में ही एक सपना दिखाया था किसानों को कि 2022 में जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब भारत के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कल 15 अगस्त हमने मनाया, 75वां आजादी का दिवस मनाया, और किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, उल्टा किसानों को नुकसान हुआ और लाखों किसान पिछले काफी सालों से आत्महत्या करने को मिले। फिर उन्होंने कहा था कि सबके सर पर छत होगी, वह भी सपना किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को, सबको दिखाया था, वो आज तक पूरा। इन्होंने एक और सपना दिखाया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज तक इनका ही डाटा बताता है कि 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद है। इसका अर्थ है इन्होंने पद नहीं भरे हैं और आज भी करोड़ों नौजवान बेरोजगार। फिर इन्होंने 2022 में कल 15 अगस्त के दिन इन्होंने 2047 का सपना भारत को दिखा दिया कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी जी की भाषण लिखने वालों को बता दूंगा कि यह लोग सपना बेचने वाले सपना जीवी है। जुमला जीवी तो ही थे, ये सपना जीवी, ये सपना दिखाते हैं और सपना दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं और उसके बाद लोगों के वोट लेकर सरकार। लेकिन अब हम सब लोगों को ये जिम्मेदारी यह है कि सरकार से हमें प्रश्न पूछने। प्रश्न ये कि नरेंद्र मोदी जी बताइए कि 2 करोड़ रोजगारों का, 2 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त किए कि नहीं प्राप्त? पर साल जो आप प्रति साल जो आपने बोला था, कहाँ गया तो सपना, कहाँ गया? जो आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो सपना कहाँ है? जो आपने कहा था सबके सर पर छत देंगे, वो छत कहाँ है? आप बस मात्र लॉकडाउन आपने लगा दिया। आपने कहा लॉकडाउन 15-20 दिन की बात है, हम सब लोग युद्ध लड़े, जनता ने युद्ध लड़ा। आपने सही कहा, ताली बजाया, लोगों ने ताली बजाया आपके कहने पे, आपके कहने पर लोगों ने दिया जलाया। ये सही कहा आपने, आपका साथ जनता ने किया, लेकिन आपने जनता का साथ किया। आपने एक ही काम किया इस दौरान, आपने एक काम किया कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा, कम कर दिया। जो कॉर्पोरेट टैक्स 30% था उसको घटाकर एग्जिस्टिंग कंपनियों का 22% कर दिया। जो कॉर्पोरेट टैक्स नई कंपनियों को, कॉर्पोरेट कंपनियों को 25% देना था उसको घटा के 15% लाए। और वहीं पर जनता के, आम जनता के आटे, दाल, चावल, इस पर आपने जीएसटी लगा दिया। आपने दही पर, दूध पर, आटे पर, चावल पर, दाल पर, सब पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आपने जन्म के सामान से लेकर कफन के सामान तक टैक्स लगा दिया। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और जनता को मारने की तैयारी आपकी है। आपके कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के कारण देश को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। महंगाई कम होगी, अब हुआ बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार लाओ तो हम महंगाई। आज गरीबी रेखा के से नीचे लोग चले गए। जो लोग पिछले 15 सालों के अंदर लोग बाहर आए थे
गरीबी रेखा के बाहर आए थे, उन लोगों को आपकी इन दो नीतियों ने, नोटबंदी और लॉकडाउन लगाने का जो तरीका था, उसके कारण करोड़ों लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में पहुंच गया है। हो सकता है आने वाले समय में वह लोग, सारे लोग निम्न मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा की ओर अग्रसर हो जाए। आप आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, और अब आप कहते हैं कि मुफ्त रेवड़ियां बांटी जा रही है। दोनों काम आप कर रहे हैं। एक तरफ आप 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, और एक तरफ आप उसी स्कीम का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण कारण यह है कि 1100 लाख टन पिछले साल खरीद हुई थी गेहूं और चावल की, बफर स्टॉक में था सरकार के पास। इस साल 700 लाख टन बफर दाने कम हो गए। उसकी जो मात्रा होती है गेहूं के आटा बनाने की, उसका दूध जो है वो कम हो गया, वो आधा ही रह गया है। इसलिए गेहूं का उत्पादन भी पर भी प्रभाव पड़ा है। और साथ साथ जो इस समय स्थिति है सूखे की, उत्तर प्रदेश के 48 जिले इसमें सूखाग्रस्त है। मेरे हिसाब से 20 से ज्यादा जिले तो बिहार में, 15 से 20 जिले बिहार में सूखाग्रस्त हुए। हरियाणा की स्थिति ये है, पश्चिम बंगाल की स्थिति भी यही है, झारखंड की भी स्थिति यही है। और भारत के अंदर यही जो बेल्ट है, पंजाब से लेकर पंजाब की स्थिति, ये पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल, ये जो बेल्ट है, ये धान का बेल्ट है, गेहूं का बेल्ट है। और धान यहाँ पर सूखा होने के कारण धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान, धान की फसलें सूख है। आपको पता है कि आने वाले समय में धान की खरीद भी कम। आपने कहा था कि एमएसपी मिलेगी, एमएसपी कहाँ मिली? आपने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू कर दी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में 3+2+50 का फॉर्म, वो कहाँ लागू हुआ? आदतन आप झूठ बोलते, और आपकी जो संस्था है वो आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है, उसकी पराकाष्ठा पे। मुझे सबसे दुख ये है कि 75 वर्ष की आजादी का जो महोत्सव हम मना रहे थे, तो आप जैसा व्यक्ति उस प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहा था। इससे बड़ी दुर्भाग्य इस देश का, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संविधान को बनाया था 220, उनकी आत्माएं कल्पित हुई होंगी, परेशान हुई होंगी, अगर होंगी कहीं तो दुखी होंगी। किस तरह के लोग आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, किस तरह के सपने थे भारत के निर्माण को लेकर। भारत एक वेलफेयर स्टेट बनेगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, भारत एक समाजवादी देश बनेगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। और आज उस सारे पैमाने पर भारत कमतर होता जा रहा है। रोज रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट आती है, जब विश्व की तमाम संस्थाओं की रिपोर्ट आती है तो सर से सर छूट जाता है। भुखमरी के रेट पर हम कर रहे हैं, इस संख्या पर, बेरोजगारी के स्तर पर कहां पर है। और उसके साथ साथ जो हम आजादी हमें मिलनी चाहिए, प्रेस की आजादी में स्थान में हम कहां पर है। हम जो व्यक्ति की आजादी है वहां पर किस स्थान पर है। धार्मिक रूप से हिंसा बढ़ी है भारत के अंदर। और जो घटना, आप कहते हैं कि हम एक राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप, मैं कहता हूं एक हिंदू गांव तो बना दो। जो ये घटना हुई है जालौर जिले में, जो छोटे बच्चे को मारा गया, उस पर एक शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला, और दलित बच्चे की मृत्यु है उस पर एक शब्द। और अभी जो उड़ीसा में एक खबर आ रही है कि उड़ीसा में मक्के के खेत का उत्पादन किया हुआ आदिवासियों का, आप एक तरफ हल्ला करते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति बन गए, आपने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, वहीं उड़ीसा के 3 गांवों के आदिवासियों के उपज के मक्के की उपज को जला दिया गया, मात्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो अडानी वहां पे जमीन खरीदा। आप I2U2 करते हो, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, $2 बिलियन निवेश होगा। वो निवेश फूड पार्क्स के नाम पर होगा, लेकिन वो जमीनें छीन ली जाएगी किसानों से। उन जमीनों पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल के हिसाब से खेती होगी, जो उत्पादन होगा उसका अधिकार उनका होगा। आप इस तरीके से भारत को एक उपनिवेश बनाना चाहते हैं इन देशों का, इन 3 देशों का उपनिवेश बनाने का आपने कर दिया। किसानों का आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान
आंदोलित होकर गांव गांव से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर घेर कर बैठे रहे और क्या क्या शब्द कहे। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को अपमानित करने का काम किया। ये पहली सरकार है जिसने अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों को के सपनों को खत्म करने का काम किया। ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार नौजवानों के खिलाफ भी है, आपकी सरकार किसानों के खिलाफ भी है, आपकी सरकार मध्यम वर्ग के खिलाफ भी है, आपकी सरकार महिला विरोधी है। आप सरकार क्या कर रही है? और आप भाषण बहुत बड़े बड़े लोकतंत्र की दुहाई देता है। और लोकतंत्र तो सबसे ज्यादा खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी आप कर रहे हैं। आप तो अपने कैबिनेट के अंदर लोगों को सुनते नहीं, उनकी बातों को समझते नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कोई राजा आ गया, आप राजा की तरह बिहेव करते हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक। मैं यही सब बातें बोलना चाहता भी हूँ और मैं चाहता हूँ इसी तरह की बातें और कहें। अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपने डर दिखाया है ईडी का, सीबीआई का, अपना एक प्रकोष्ठ खोल दिया है आपने, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ। वो प्रकोष्ठ में ईडी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ, इनकम टैक्स प्रकोष्ठ, ये 3 प्रकोष्ठ खोल दिया है और लगातार आप इसके माध्यम से लोगों को डराते रहते, धमकाते रहते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख लोगों से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है जेल में रखने की। अगर देश की जनता उतर जाए जेल भरो आंदोलन पे तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप अगर आ जाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए तो आपके हाथ पैर टूट जाए। आप क्या कर रहे हैं? किसानों को आपने परेशान कर रखा है, नौजवानों को रोजगार के लिए धर ठोकरें खानी पड़ रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। जिन लोगों पर रोजगार है उनकी सैलरी कम हो गई, उनकी 30% 40% सैलरी कम कर दी गई और वह लोग आज काम करने के लिए विवश है। अगर वो काम नहीं करेंगे उनके घर की ईएमआई नहीं जाएगी, उनके बच्चे की फीस नहीं जाएगी, उनके बूढ़े माता पिता के ये मेडिकल बिल्स नहीं भरे जा सकते। और आप मजे ले रहे हैं। अडानी आज विश्व के 4थे नंबर के अमीर बन गए जिनको आप सपोर्ट करते थे। अंबानी को आपने बहुत सारी चीजें दे दी। ये झंडे का जो आपने अभी किया कि तिरंगा लगना चाहिए, तिरंगा हमारे यहाँ खादी और कॉटन का लगता है, आपने पॉलिस्टर के झंडे और वो सारे मैक्सिमम जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही दुखद है कि हमारे जो झंडे हैं तिरंगे हैं, जो हमारा तिरंगा है प्यारा, वह सबसे ज्यादा चाइना से बनकर आया है। एक तरफ आप चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप चाइना के से झंडे छपवा कर भारत में बिकवाने का काम किया। और ये दुर्भाग्य है कि आज एक पार्टी जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कर वो झंडे बेच रही है। और कई जगह मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने झंडे उल्टे कर दिए और उसका प्रदर्शित किया। यह भारत के गौरव का अपमान है, भारत का अपमान है। आपने झंडे का ही नहीं अपमान किया, आपने भारत का अपमान किया। मालूम है झंडा कब उल्टा किया जाता? भारत जब कोई देश हार जाता है, किसी देश के साथ युद्ध में हार जाता है। और आपने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में विभाजन दिवस मना रहे थे, आप भारत का तिरंगा लहरा रहे थे, लहरवाया आपने। यानी 14 अगस्त को जो जिन्ना ने पाकिस्तान बनवाया, जब पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा था तो आप विभाजन दिवस मना रहे थे, आप यहाँ तिरंगा लहरा रहे थे। यानी आपके लोगों की सोच जो सावरकर के साथ आरएसएस की सोच, जिन्ना की सोच, ट्रू नेशन थ्योरी की थी, आप दोनों लोग एक ये प्रदर्शित किया 14 तारीख को कि आप कितने खुश थे पाकिस्तान बनकर। आपकी खुशी है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, आप पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे भारत में मना रहे, यानी आप भारत के विभाजन की खुशी मना रहे। आप हो या जिन्ना हो, आपके जो बुजुर्ग रहे हैं सावरकर जी और जिन्ना जी, ये दोनों लोग भारत के बंटवारे के जिम्मेदार। आपके लिए गाय उत्तर प्रदेश के अंदर माता है, लेकिन वहीं पर गोवा के अंदर रेस्टोरेंटों में बीफ बिक रही है, मेघालय में जहां आपकी सरकार है वहां बीफ बिक रही है। वहां पर क्या है? ये दोहरा चरित्र क्यों? और मैं आपको बता देता हूं, आपकी तरह सल्तनत हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे लोगों के पास रही है, वो आए हैं और गए हैं।
समय हिटलर भी आया था जर्मनी में, प्रोपोगंडा करके उसने बनाया, और आज वहां सबसे ज्यादा अगर जर्मनी के अंदर कोई नफरत किसी व्यक्ति से किया जाता तो उसका नाम है हिटलर। वहां की जनता हिटलर से नफरत करती, क्योंकि हिटलर की तमाम वो नीतियां थी जिससे जर्मनी तबाह हुई। हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में जो स्थिति हुई, वहां पर इसी तरह राजपक्षे जो प्रेसिडेंट जो भाग गए, उन्होंने भी इसी तरह के सिंघलियों, तमिलों और ईसाइयों और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, आपस में द्वेष की भावना पैदा की और श्रीलंका को अपनी नीतियों से तबाह कर दिया। जब तक श्रीलंका की जनता जागी तब तक श्रीलंका तबाह हो चुका, दिवालिया हो चुका। जब श्रीलंका की सड़कों पर जनता ने उतरकर राजपक्षे को भागने से और पद छोड़ने को मजबूर हो, आज श्रीलंका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे को भागना पड़ा देश छोड़कर। उसी तरह जैकब जुम्मा ने दक्षिण अफ्रीका को तबाह किया 9 वर्षों को अपनी नीतियों के अनुसार, और वहां पर गुप्ता ब्रदर्स से, गुप्ता बंधु जो भारतीय वंश के थे, जो वहां पर उनके साथ मिलकर गुप्ता बंधुओं ने दक्षिण अफ्रीका की तमाम संपदाओं पर कब्जा कर लिया, चाहे वो रेल हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो वायुयान हो, चाहे वो खनन हो, सड़कें बनानी हो, चाहे पोर्ट हो, सब पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर गुप्ता बंधुओं का प्रभुत्व हो गया। जब तक जनता जागी तो जैकब जुम्मा को पद छोड़ना पड़ा, और आज जैकब जुम्मा जेल के अंदर है, गुप्ता बंधु भागे। इंटरपोल ने उनको शायद गिरफ्तार भी किया। ये स्थितियां हैं इस देश के अंदर। ये हमारा भी देश कहीं न कहीं आपकी नीतियों के कारण बहुत बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहा, बहुत बड़ी तबाही की ओर। लोग परेशान हैं, रोज 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 महंगाई उनको खाती जा रही, उनकी इनकम कहीं बढ़ी नहीं, इसलिए अपराध भी बढ़ रहे हैं, रोज अपराध बढ़ रहे हैं, रोज छीना झपटी, कभी किसी का मोबाइल छीन लेना, छोटे छोटे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कोई स्कूटर चोरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, कोई गाड़ी चोरी कर रहा है, और उसमें पकड़े जाने वाले लोग अच्छे खासे परिवारों के लोग हैं, तो उनके परिवार का पेट नहीं पला। आप किस तरीके से तरफ देश को ले जा रहे हैं? आप देश को विध्वंस की ओर ले जा रहे हैं। आप भारत को विकसित करने के रास्ते पर नहीं, भारत को विध्वंस के रास्ते पे ले जा रहे हैं नरेंद्र। आप इस देश, आपकी नीति इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इस देश को अगर आपसे मुक्ति नहीं मिली 2024 में, तो इस देश को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।